ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रसनी को। ग्रसनी क्या है कि जैसे कि हमारा ये मुंह है, ये माउथ है और ये बक्कल कैविटी है, ये मुंह टूट गया, मुंह सही कर लेते हैं पहले। ठीक है, बक्कल कैविटी पीछे की वजह से मुड़ी हुई संरचना में जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ठीक है, अब वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मुंह है नीचे की ओर दिख रहा है, ये है आपका बक्कल कैविटी और ये है आपका ये है मुड़ी हुई संरचना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, और ये है ईसोफेगस, ये लिखा है ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस एक लंबी नली है, जबकि फेरिंग्स क्या है, एक मुड़ी हुई संरचना है जो इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाक से आने वाली, ये नाक का हिस्सा है, नाक से आने वाली वायु भी है जो नीचे ट्रैकिया की ओर जाती है, इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। यदि खाना खाते समय बात करेंगे तो इस ट्रैकिया के ऊपर क्या है कि भोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, अगर ये ट्रैकिया भोजन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर इस ट्रैकिया के अंदर भोजन के मॉलिक्यूल्स गए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। ये जो है मुंह के माध्यम से जब यहाँ पे भोजन आएगा तो सीधा यहाँ आएगा और ये जो ट्रैकिया है वो बंद रहेगा, लेकिन अपन बात करेंगे तो ये ट्रैकिया खुल जाएगा तो सांस भी आएगी आपकी बाहर। ठीक है, और जब आप बात करेंगे तो वायु बाहर की ओर आएगी, जब आप भोजन अंदर की ओर ग्रहण करेंगे तो ये अंदर की ओर आएगा। अब अंदर जाने वाली क्रिया और बाहर आने वाली क्रिया एक साथ हुई तो ट्रैकिया खुल जाएगा। ट्रैकिया के खुलने से जब भोजन इस नली में फंसा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। या पानी पीते समय हम हंसते हैं तब भी यही क्रिया होती है, तो जोर से ठसका लगता है और वो भोजन या पानी बाहर की ओर फेंक देते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों के माध्यम से दबाव डाला जाता है कि जिससे वो भोजन के मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं फंस पाए, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो ग्रसनी के बारे में देखते हैं। यह 12 सेंटीमीटर लंबी तालू के पीछे स्थित एक नली होती है, यानी कि तालू जो पिछला वाला हिस्सा है वहां से पीछे की ओर एक नली होती है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी। फेरिंग्स में मुख गुहा तथा नासा मार्ग आकर खुलते हैं, यानी कि नाक से जो हिस्सा है ये वाला ये भी आके खुलता है और ये बक्कल कैविटी वाला हिस्सा भी नीचे आके खुलता है। ठीक है, यह वायु तथा भोजन का संयुक्त मार्ग होती है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो कंबाइंड मार्ग है जहां पर वो चीजें आके खुल रही हैं, नाक से भी चीजें आके खुल रही हैं, मुंह से भी आके खुल रही हैं, इसलिए हमें खाना खाते समय सावधानी देनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भोजन का संयुक्त मार्ग है, इसके अतिरिक्त यह बोलने में ध्वनि या गूंज को उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे भोजन निगलते समय श्वास नली जो है उसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाता है जब भोजन को अंदर की ओर निगलते हैं। एपिग्लोटिस के बंद होने से क्या है कि भोजन के जो मॉलिक्यूल्स है इस ट्रैकिया में नहीं जाते, लेकिन हम बात करेंगे तो एपिग्लोटिस खुल जाएगा। एपिग्लोटिस खुल जाएगा तो वायु बाहर की ओर आएगी, एपिग्लोटिस खुला और भोजन नीचे गया तो वो फंस सकता है, इसलिए बात न करें। ठीक है, आगे ग्रसनी से आगे जो एक संरचना है लंबी चौड़ी वो है ग्रास नली, यानी कि वो ग्रास नली जो है ईसोफेगस वो आपके इस फेरिंग्स को जोड़ती है इस स्टमक से, जहां पर क्या होता है भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, यह एक पतली पेशी के समान संरचना होती है, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ग्रास नली ये पतली मसल्स के समान एक संरचना होती है। ठीक है, जो एक लंबी नली के समान संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 23 सेंटीमीटर तक होती है, 23 या 23.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या आगे बढ़ते हैं। इसकी दीवारों में पाचक ग्रंथियों का अभाव होता है, यानी कि जो आपका ईसोफेगस है उसके ऊपर या उसके अंदर पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, लेकिन एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है श्लेष्म ग्रंथि या म्यूकस ग्रंथि। ये भोजन के मॉलिक्यूल को चिकना बनाकर नीचे की ओर धकेलने का काम करते हैं, जिससे भोजन आसानी से स्टमक यानी कि पेट के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका स्टमक। इस स्टमक के अंदर भोजन की जो अवधि है वो लगभग 3 से 4 घंटे होती है, इसीलिए हर 3-4 घंटे के बाद हमको हल्की सी भूख लगने लगती है। ठीक है, देखा होगा आपने जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमको भूख लगती है, क्यों? क्योंकि अगर हम रात को खाना खाते हैं 8 बजे 9 बजे या लेट 10 बजे भी खाना खाते हैं तो सुबह अगर हम जल्दी भी जग जाते हैं तो मान के चलो 6 बजे भी जगते हैं और लास्ट 8 बजे खाना खाते हैं, तो 8 और 6 के बीच में या 10 और 6 के बीच में कितना टाइम का अंतर हुआ? लगभग 8 घंटे का।
और पेट के अंदर भोजन की अवधि केवल 4 घंटे है मैक्सिमम, यानी कि डबल टाइम ऐसा हो गया जब आपने खाना नहीं खाया। और कोई भी 6 बजे नॉर्मली उठता नहीं है जो अगर 10 बजे सोता हो, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नॉर्मली व्यक्ति क्या 9 बजे तक सो जाता है, 7 बजे तक उठ जाता है, ये उसका नॉर्मल टाइम होता है। तो अगर 9 बजे सोया व्यक्ति 8 बजे उठा तो 7 बजे उठा या 8 बजे उठा तो 9 बजे खा के तुरंत तो सोगा नहीं, ठीक है। लेकिन अपन फिर भी मान लेते हैं कि भोजन रात को करने के बाद सुबह जब नाश्ता करते हैं उसके बीच में लगभग 8 से 10 घंटे का गैप हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुबह खाना खाना चाहिए। भले ही दोपहर का खाना आप लेट खाओ, लेकिन सुबह का नाश्ता टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि उसी को इसीलिए अपन बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, क्योंकि पिछले लंबे समय से 10-12 घंटे से हमने कुछ खाना खाया नहीं है, तो एक लंबे समय से फास्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टमक के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, और एक पाया जाता है रेनिन। रेनिन जो है वो हमारे पेट के अंदर जो उपस्थित दूध होता है उस दूध का पाचन करता है। ये मुख्य रूप से 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों में एक्टिव होता है रेनिन। इसके बाद दूध के पाचन के लिए रेनिन काम नहीं करता। यानी कि अभी मैं बात करूं मेरे शरीर के अंदर अगर मैं दूध पीऊं तो दूध का पाचन जो है वो रेनिन एंजाइम के थ्रू नहीं होगा, अन्य एंजाइम्स हैं वो उस दूध का पाचन करेंगे, ठीक है। लेकिन 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को चूंकि दूध ज़्यादा मात्रा में पिलाया जाना भी चाहिए, जिससे उनकी शरीर की ग्रोथ बनी रहती है, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, फैट भी होता है, सारी चीज़ होती हैं। बच्चों के लिए दूध बहुत आवश्यक होता है, इसलिए दूध के पाचन के लिए मुख्य रूप से रेनिन काम करता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्रियाएं जो हैं वो पेट के अंदर चल रही हैं, स्टमक के अंदर चल रही हैं। स्टमक की जो संरचना लगभग जे के समान होती है। आगे इसको पढ़ते हैं, जैसे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लें। यह एक थैली की नुमा संरचना होती है, थैली के समान संरचना होती है जिसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनसे एक जूस निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। इस जठर रस की जो प्रकृति है वो होती है एक अम्लीय प्रकृति का यानी कि एसिडिक नेचर। स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है तो एसिड नेचर उसका होगा ही सही, HCl। अगर पेट के अंदर इस HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि पेट के अंदर एसिडिटी हो रही है। ये एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, ये हमारे भोजन की जो पाचन की क्रिया उसको बहुत फास्ट कर देता है। आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें पेप्सिन, रेनिन और HCl पाए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। भोजन की जो अवधि है पेट के अंदर वो लगभग 3 से 4 घंटे होती है, ठीक है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में बदल देती है, यानी कि जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार जो प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय के अंदर कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका पेप्सिन नामक एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आमाशय से जुड़ा हुआ HCl के कुछ कार्य। HCl ये वाला इस प्रकार से नहीं पाया जाता, लेकिन समझाने के लिए बताया है कि HCl एक विशेष प्रकार का अम्ल है, ठीक है। आगे देखते हैं HCl का मुख्य कार्य जो है जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है, यानी कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स जो निष्क्रिय अवस्था में उनको एक्टिव कर रहा है, पहली बात। फिर भोजन के रूप में देखा जाए तो पाचन की जो क्रिया है उस गति को क्या है गति को बढ़ा देता है, पाचन की क्रिया को गति प्रदान करता है या भोजन के पाचन को बढ़ा देता है तीव्र गति से, और भोजन में उपस्थित कठोर पदार्थ और बैक्टीरिया आदि इन सबको नष्ट कर देता है। बचपन में देखा होगा हम चॉकलेट निगल जाते हैं वो गला देता है, यही HCl, या नींबू के बीज खा जाते हैं वो गला देता है, यही, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि हमारे भोजन के पाचन के अंदर भोजन की पाचन की क्रिया को फास्ट करने में और कठोर पदार्थों को गलाने में और साथ ही साथ बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में ये HCl बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैक्टीरिया को नष्ट करने में लार के अंदर भी उपस्थित एंजाइम था, याद करना उसको परीक्षा के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है गैस्ट्रिक जूस का जो pH मान है वो लगभग 1.2 से 2.5 के बीच होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक नेचर का होता है।
जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ जाती है वैसे हमारे पेट के अंदर क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, अब कुछ रेनिन के बारे में बात करते हैं। रेनिन जो एंजाइम है वो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है जिसका नाम केसिनोजन प्रोटीन है, उस केसिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम या पैराकेसिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारे उस दूध के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो कुल मिला के अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि माउथ के माध्यम से भोजन एंटर हुआ। माउथ के माध्यम से भोजन एंटर होने के बाद बक्कल कैविटी में हमने भोजन को जीभ के माध्यम से ऊपर नीचे किया, स्वाद को महसूस किया और दांत के माध्यम से चबाया। उसी समय क्या हुआ कि वहाँ पे लार ग्रंथियों से लार निकली। लार में विशेष प्रकार के एंजाइम्स हैं जिन्होंने स्टार्च को पचाना प्रारंभ कर दिया। अब वो 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जब भोजन मुंह में है उसको चबा रहे हैं, इतनी जल्दी स्टार्च पचता नहीं है। तो स्टार्च कहाँ आ जाता है, आपका पेट के अंदर आ जाता है। पेट में यही टाइलिन क्या करता है, उस स्टार्च को पचाता है और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। पेट यानी कि स्टमक के अंदर 3 चीज और हैं, जैसे एचसीएल उस पचाने की क्रिया को फास्ट कर देगी, बैक्टीरिया को मार देगी, कठोर पदार्थों को गला देगी, साथ ही साथ पेप्सिन। अब जहां पर स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, वहीं पे पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि 2 चीजें चल रही हैं, एचसीएल अलग काम कर रहा है, पेप्सिन अलग काम कर रहा है, स्टार्च अलग काम कर रहा है और रेनिन, ये सारी की सारी जो क्रियाएं वो पेट के अंदर हो रही हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इसी लेक्चर का अगला भाग हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि पेट के नीचे जब भोजन पहुंचता है तो फिर वो उस पर किस प्रकार से क्रिया होती है। अभी इस लेक्चर में यहाँ तक हम समझे कि पेट तक पाचन किस प्रकार से हुआ, आगे का पाचन की जो क्रिया है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।